हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को देखा था, जहां पे थॉमसन का मानना था कि एटम एक धनावेशित गोला होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बिखरे होते हैं। आज हम रदरफोर्ड और बोर के परमाणु मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1911 में रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स द्वारा किया गया था। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक सोने की पन्नी ली, जिसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर तक थी, और उसके चारों ओर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जो कि जिंक सल्फेट से कोटेड थी, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद इन्होंने इस सोने की पन्नी में अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की और यह रिजल्ट निकाले कि उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो विदाउट डिफ्लेक्शन के सीधे निकल रहे हैं। कुछ को उन्होंने देखा कि जो कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जबकि उन्होंने कुछ ऐसे पार्टिकल देखे, जैसे कि 20,000 में से एक पार्टिकल उन्होंने ऐसा देखा जो कि 180 डिग्री पे उसी पथ में वापस लौट रहा है। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उसका मानना था कि जो एटम में स्फेरिकल सेंटर होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसने उसे न्यूक्लियस कहा। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है वहां पे एटम्स का पूरा मास एग्जिस्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और जो एटम का मोस्ट पार्ट होता है वो खाली होता है। इसके अतिरिक्त उसका मानना था कि जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल्स के ड्रॉबैक्स देखेंगे। रदरफोर्ड का मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, जिससे यह पता चलता है कि एटम अनस्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वजह से उसमें से एनर्जी रेडिएट होती है। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो जो उसकी एनर्जी होगी वो एमिट होगी, और धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जिसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि एटम यहाँ पे अनस्टेबल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो एटम होता है वो स्टेबल होता है, इसलिए रदरफोर्ड की इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। नेक्स्ट हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और जब ये रिवॉल्व करते हैं तो इनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, यानी कि जो ईच ऑर्बिट्स होते हैं वो एक डेफिनेट एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी लेवल कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सर्कुलर ऑर्बिट्स में वही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल होता है, जहां पे n एक होल नंबर होता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल मूव करने के लिए एनर्जी को एमिट या फिर एब्जॉर्ब करते हैं, और जिस ऑर्बिट की रेडियस हाई होती है उसकी एनर्जी भी हाई होती है। नेक्स्ट हम बोर के परमाणु मॉडल के ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोर का जो परमाणु मॉडल था वो हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम्स का स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त यह जीमैन इफेक्ट और स्टॉक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसके साथ साथ यह भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम्स कैसे केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।